हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूं आपका नीट प्लस के इस चैनल पर। और ये मैंने जो लेक्चर है वो पोस्ट नीट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए बनाया है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है और जो बच्चे इसको मोटिवेशन के लिए देखना चाहें तो प्लीज़ ना देखें, क्योंकि नीट में सेल्फ मोटिवेशन की नीड है। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अंटिल आप खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आपको कोई बना नहीं पाएगा। सेकंड चीज़, मैं इस लेक्चर में कोई भी कट ऑफ का डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कट ऑफ हम लोग सोचते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है, पर कट ऑफ रियल में रैंक के अकॉर्डिंग होती है। तो किस रैंक पर क्या कॉलेज मिल रहा है ये आप देखिए कि लगभग फिक्स है। तो किस मार्क्स पर क्या रैंक आएगी यही वेरी करता है। तो आप ये इस चीज़ को समझें कि ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस मार्क्स पर किस ईयर क्या रैंक रहने वाली है। क्लियर? तो ये कुछ रैंडम डिस्कशन चल रहे हैं, ये कट ऑफ वो कट ऑफ, तो उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं उस बात पर जिसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है आपके लिए, कि नीट के जस्ट बाद एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है कि मतलब बेसिकली बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उनको बेस्ट विशेस, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा हुआ नहीं है और उनको क्लियर नहीं है कि अब क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है कि क्या हुआ, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। मतलब कि उस दिन 3 घंटे का पीरियड था, बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे जो मार्क्स उस एक्सपेक्टेशन से कम रहे मार्क्स। मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 600 का स्कोर एक बेंचमार्क है कॉलेज को लेने के लिए। तो 600 के स्कोर को सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो सभी बच्चों के 600 आए नहीं। तो हुआ ये कि उस दिन वो एक्सपेक्टेशन से आपके मार्क्स कम रह गए बहुत सारे बच्चों के। अब मैं इन बच्चों को जिनके मार्क्स कम रह गए, इनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ये कैटेगरी मैंने कोई किसी को बड़ा छोटा दिखाने के लिए नहीं, सिंपल मैं बना रहा हूँ। कैटेगरी ए के वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 500 प्लस थे। 500 प्लस थे, ये वो बच्चे थे जिनकी प्रिपरेशन वो मान रहे थे कि हमारी कंप्लीट है, पर उस दिन हमारी सिली मिस्टेक हुई है, ना चाहते हुए भी हमारा नहीं हो पाया। क्योंकि अगर उनके 520 है, 550 है, दिल्ली डोमिसाइल है या कोई और डोमिसाइल है, चांसेस थोड़े से उनके कम है। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 400 से लेके 500 के बीच में। इनकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट नहीं थी, इन्हें पता था ये बात, लेकिन ये पता था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उस दिन अच्छा हो सकता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे वो भी थे जो 12th अपीयरिंग के साथ एग्ज़ाम दे रहे थे। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 250 से 400 के बीच में हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो 12th अपीयरिंग है। क्लियर? जिन्होंने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था, या इसमें ड्रॉपर के वो बच्चे थे जिनका 12th का बेस काफ़ी वीक था और वो 1 साल में सिर्फ इतना ही इम्प्रूव कर पाए। क्लियर? अब ये तीनों कैटेगरी के बच्चे अगर आप देखो एक ही जगह हैं जहाँ पर वो मान के चलेंगे कि इस साल उन्हें वो गवर्नमेंट कॉलेज शायद ना मिले। तो अब सिचुएशन क्या है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये तो है कि क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितने मार्क्स, पर उतने मार्क्स आए नहीं। ये है हमारे पास क्या हुआ आपका, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या। आप 600 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, 600 प्लस आए नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों हुआ, मतलब ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब हम बेसिकली जब तक ये नहीं जानेंगे कि हुआ क्यों, तब तक हम उसका क्योर, उसका एक्चुअल में ऐसा ना हो इसके लिए बात ही नहीं कर पाएंगे। तो क्यों हुआ अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों हुआ, तो मैं एक्चुअल में नीट को ऐसे एनालाइज करता हूँ कि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ टोटल मार्क्स का लगभग 80% है। बहुत कम ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई होती है। क्लियर? तो जब ऐसा कभी होता है तो आप हमेशा देखिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं। वन इज बेसिकली प्रिपरेशन, अनदर इज परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस कंबाइन होकर बेसिकली आपको एक मेडिकल कॉलेज की सीट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सीट दिला सकता है। अब हुआ ये है कि प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद अगर डिलीवरी उतनी अच्छी ना हो
तो हमारे पास फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। अब ये डिलीवरी परफॉर्मेंस बहुत सारे बच्चों की उतनी अच्छी नहीं हुई है, जिसे वो सिली मिस्टेक का नाम दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमारी सिली मिस्टेक हो गई इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। तो देखते हैं भाई क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या सिली मिस्टेक हुई, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग सिली मिस्टेक्स की। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि भाई काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इतना स्कोर कर देंगे, पर इतनी सारी सिली मिस्टेक्स हो गई। मैंने अपनी जो बात कही अभी कुछ देर पहले कि बेसिकली एग्ज़ाम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के साथ परफॉर्मेंस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों सिली मिस्टेक्स हुई, इसके लिए हम बच्चों से बार बार ये बोलते हैं कि आप फुल सिलेबस के टेस्ट की प्रैक्टिस करें। फुल सिलेबस के टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करें, आप 2.5 घंटे का टाइम लगाएं प्रॉपरली, आप OMR प्रॉपरली फिल करें, टाइम के बीच में कभी उठे नहीं, और इस तरीके से आप कम से कम 10 से 15 पेपर सॉल्व करें। जब मैं ये बात बोल रहा हूँगा और आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे हमने तो किया था फिर भी सिली मिस्टेक हो गई, पर आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने 15 पेपर के आसपास जो OMR थी प्रॉपरली आपने ऐसे फिल करी थी कि जैसे 15-20 क्वेश्चन को प्रॉपरली देख के फिल किया? क्या आपने ऐसे फिल करी थी कि टोटली पेपर कंप्लीट किया और सारे क्वेश्चन की साथ फिल कर ली? उसके अलावा क्या आपने हर एक पेपर को 2.5 से पौने 3 घंटे या बेसिकली 3 घंटे के टाइम में लगातार बैठ के अटैम्प्ट किया था? क्या आपने सारे पेपर ऐसे ही अटैम्प्ट किए थे कि जिसमें आप बिल्कुल नहीं उठे, आपने बिल्कुल भी किसी के कहने से डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने टोटली पेपर एक साथ अटैम्प्ट किया? या आपने हर एक क्वेश्चन को उस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहा कि आप जैसे फाइनल एग्जाम दे रहे हैं? क्या आपने पूरा पेपर ऐसा 10 से 15 पेपर आपने ऐसे 15 पेपर आपने ऐसे मतलब अटेम्प्ट किए थे? आप खुद से सोचिए। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, हमारे पास परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का एक तरीका होता है कि हम उस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी की जो परेड होती है उसकी वो कई दिनों तक रिहर्सल करते हैं, तब जाके वहाँ वो परफेक्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए, आपके बायोलॉजी से है कि जो पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट है, उस डॉग एक्सपेरिमेंट में जब डॉग को बेसिकली जो बेल बजाते थे उससे उसको सलाइवेशन हो जाता था। तो अगर डॉग को प्रैक्टिस करा सकते हैं, आप समझिए जरा, आप तो फिर भी इंसान है, मेरी बातें खराब लगेंगी, पर आप सोचिए अगर मैं 15 पेपर्स की प्रैक्टिस करूं और इस तरीके से प्रैक्टिस करूं कि पूरा एग्जाम का एनवायरनमेंट हो, मतलब 2.5 घंटे के आसपास मैं प्रॉपरली अटेम्प्ट करूं। सेकेंड इज कि आप उस पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त बिल्कुल ना डिस्टर्ब हो, ना कहीं जाएं, प्रॉपरली OMR फिल करके देखें और प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करें, अपनी मिस्टेक्स डिस्कस करें। तो जब आप इस तरीके की परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं अपने घर पे, तो वो परफॉर्मेंस वाला पार्ट टेक केयर हो सकता है, जिसे आप बार बार सिली मिस्टेक का नाम दे रहे हैं। और मुझे बिल्कुल ये मानना है कि अगर आप इस बात को सिली मिस्टेक से जोड़ेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक और लक इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप अगर उसका रीजन खोजेंगे, आप उसको क्योर करेंगे, तभी आप कुछ बेटर कर पाएंगे। अब जरा इस पहलू को देखते हैं कि जब हमने कहा यार और भी तो कुछ हो सकता था, जैसे एग्जामिनर ने कुछ बोल दिया आपको, हो सकता है फैन ना मिले आपको, पानी ना मिले, पर ये 10-20% होता है। लेकिन अगर आपका फोकस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जिसमें आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। जिन बच्चों की मार्क्स 600 प्लस आए हैं वो बताएंगे कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने का जो रीज़न था वो इन्हीं सब के थ्रू आएगा आपको। अब ये तो मैंने डिस्कस किया कि सिली मिस्टेक्स क्या थी, एग्जैक्टली क्या हुआ, और ये उन सब बच्चों के लिए है जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि हमें 600 प्लस लाना है और हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई। अब आप जरा इस चीज़ को ऐसे समझें कि कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में भी कुछ गैप्स थे, तो आप उन गैप्स को फिल करें। क्लियर? अब अगला सवाल ये है हमारे पास, अब हमें करना क्या है? क्योंकि मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि क्या हुआ
क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि आपको सिली मिस्टेक्स का, जिससे आप नाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ परफॉर्मेंस है। अब सिचुएशन ये है कि क्या करना है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम जो हम बोल रहे हैं, मैंने कहा था 4 पार्ट में हम बात करेंगे, तो थर्ड पार्ट ये है कि प्रॉब्लम कहां पर है अब सारी। अब हुआ क्या है? एक्चुअल में हुआ ये है कि कंफ्यूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, जिससे हो क्या रहा है कि बच्चे, अभी आप देखिए, आप सितंबर में हैं, सितंबर में अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि टाइम कम है, क्या हम कर पाएंगे। सेकंड, क्या हमें करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन का माहौल है कि हमें करना है, मतलब हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आप देख लो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या पेरेंट्स रेडी नहीं है, या आपके अपने अंदर से नहीं हो रहा है कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। बट एफर्ट डजंट मीन कि आपको वो चीज उस वक्त मिलेगी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कितना एफर्ट एग्जैक्टली चाहिए था, परफॉर्मेंस भी चाहिए थी। तो इस चीज को तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि मैंने मेहनत करी थी तो मुझे मिलना ही चाहिए था। हो सकता है डिले हो, उसके बाद मिल जाए। तीसरे बच्चे वो भी हैं जिनको अभी सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट नहीं है, तो एक कंफ्यूजन का माहौल है। चौथा, बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि यार अगले साल तो बहुत ज्यादा ही कंपटीशन होगा, ये वाला भी है। क्लियर? तो ये एक प्रॉब्लम है जो आपके सामने है, क्योंकि टाइम अगर सेम उस पर एग्जाम रहता है हमारे पास, सेम उसमें एग्जाम रहता, तो मेरे पास अराउंड 8 मंथ का टाइम बन रहा है, जो आप अगले नीट के लिए हम बना सकते हैं। क्लियर? 8 मंथ का टाइम बन रहा है। और जब हम ड्रॉपर का सिलेबस ऑफलाइन में स्टार्ट करते थे, तो हम ये मान के चलते थे कि लगभग 9 मंथ्स मुझे मिनिमम चाहिए उस सिलेबस को कराने के लिए, पर ऑलरेडी अभी 8 मंथ है। क्लियर? बस एक प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम मोर और लेस ऑनलाइन में है, सिलेबस थोड़ा फास्ट कराया जा सकता है, पर आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपका मतलब लर्निंग का फास्ट होना चाहिए, है ना। तो अब सिचुएशन आपके सामने, प्रॉब्लम कई सारी हैं। कौन कौन सी हैं मुझे नहीं पता, मैं रुकूंगा, अगले साल होगा नहीं होगा, पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है, मैं खुद से कंफ्यूज हूं, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम है, सिलेबस बहुत सारा है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है। फोर्थ पार्ट जिसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, करना क्या चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना है कि नहीं। अगर आपको एमबीबीएस करना है, आपको मतलब उसके लिए आप डेस्परेट हैं, तो आपको सबसे पहले यही फिक्स कर लेना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। एक बार जब आप ये फिक्स कर लेंगे कि आपको करना है, तो फिर ये सोचिए उसको किस तरीके से करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि सिचुएशन ये हो गई है कि आप समझिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 500 प्लस मार्क्स हैं, जो काउंसलिंग भी करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद मे भी उन्हें ना मिले, तो वो तो उस सिचुएशन में है जिन्हें आज से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट। क्योंकि अगर वो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो होगा ये कि 1 महीने के बाद वो काफ़ी टाइम लॉस कर चुके होंगे। दूसरे बच्चे वो भी हैं जिनके पेरेंट्स उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम कहीं पे एडमिशन ले लीजिए। मैं डिनाई नहीं करता आपको, लेकिन आप एडमिशन लेकर आप ये भी सोचिए कि कॉलेजेस कब तक ओपन होंगे, आप कब तक जा पाएंगे। हो सकता है कुछ महीने बाद आपका मन करे यार बड़ा लेट हो गया कॉलेज ओपन करने में, हमें फिर से करना चाहिए, तो आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी देनी चाहिए। मेरे को ये मानना है कि इस एग्ज़ाम में जिन जिन बच्चों का स्कोर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, उनको आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस पूरे लेक्चर का मेन मोटिव ये था आपको समझाने का, क्योंकि करंट सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आप काउंसलिंग का वेट ना करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगले नीट में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि वो जो 1 मंथ लॉस होगा आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप कहीं एडमिशन ले भी लेते हैं पर आप कॉलेज जा नहीं पाएंगे, और अगर कॉलेज नहीं जा पाएंगे तो उस टाइम को कहीं यूटिलाइज करिए, क्योंकि पढ़ा हुआ खराब नहीं जाएगा, मे भी आपको और बेटर कॉलेज बनने के लिए स्कोर आ जाए। तो ये सारी सिचुएशन समझ के मुझे ये समझ आ रहा है, जो मैं मेन लेक्चर को इसलिए बना रहा था आपके लिए, कि आपको करना क्या है। आपको डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है? अपने वीक सब्जेक्ट को लेकर सबसे पहले हिट करना है, आपको उसका डर खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इनडायरेक्टली इस बात को बता भी सकता हूं कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट होगा। क्लियर? जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जिन बच्चों का 500 स्कोर आया, उन बच्चों का मान लीजिए बायो में 300 है, फिजिक्स में 100 और केमिस्ट्री में 100, या हो सकता है फिजिक्स में ज़्यादा हो या किसी एक में कम हो। क्लियर? उन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी मान लो 300 आ गया तो बायो कंप्लीट है। नहीं, आपको हो सकता है कि बायो का पेपर हल्का सा डिफिकल्ट आ गया एनसीईआरटी से ही, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने वीक सब्जेक्ट को अभी से स्टार्ट करना है।
1 2 वीक तक उसको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए, आपके जो मार्क्स कम आए हैं वो उसका आपको दुख ना हो, आपका वो डर ख़त्म हो जाए। अगर वो आपका डर फिनिश हो गया, अगर आपका वो डर फिनिश हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा से आप फुल फ्लैज अपनी स्टडीज़ पे जा पाएंगे। क्योंकि ये बहुत सोचने की बात है कि एक बार अगर आप फुल फ्लैज स्टार्ट नहीं कर पाए तो फिर वो बीच में रह जाएगी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से स्टार्ट करें, डे 1 से स्टार्ट करें, वीक सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ स्टार्ट करें, पर किसी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, रेगुलर एग्ज़ाम दें, प्रॉपरली प्रिपेयर करें और लास्ट में जाके सिली मिस्टेक्स जिसे आप नाम दे रहे थे उसको फिनिश करने के लिए एफर्ट करें। फुल सिलेबस के पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, नहीं तो आप फिर से सिली मिस्टेक्स का नाम देंगे और कहेंगे मेरा लक ख़राब है। और रियल में आप डॉक्टर खुद बनना चाहेंगे तभी बन पाएंगे, आपको कोई बना नहीं सकता। जब तक आपका सब्जेक्ट का डर फिनिश नहीं होगा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपके फुल सिलेबस के टेस्ट आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप वो परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं ला सकते जहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स वाली कंप्लेन ना करें।